दरअसल कोरोना की दूसरी लहर में एक ओर जहां बड़ी संख्या में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं, तो वहीं दूसरी ओर अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर विकसित देशों की तो बात दूर है। भारत अपने पड़ोसी और कमज़ोर माने जाने वाले बांग्लादेश और वियतनाम तक से पिछड़ रहा है। शुक्रवार को बांग्लादेशी अखबारों में दावा किया गया है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में बांग्लादेश ने भारत को पीछे छोड़ दिया। देखिए इस पर यह खास रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर में एक ओर जहां बड़ी संख्या में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं, तो वहीं दूसरी ओर अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर। विकसित देशों की तो बात छोड़ ही दीजिए, भारत अपने पड़ोसी और कमज़ोर माने जाने वाले बांग्लादेश और वियतनाम तक से पिछड़ रहा है। शुक्रवार को बांग्लादेशी अखबारों में दावा किया गया है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में बांग्लादेश ने भारत को पीछे छोड़ दिया है। इस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल के प्रमुख आकार पटेल कहते हैं, बांग्लादेश और वियतनाम ने 2014 के बाद से सकल घरेलू उत्पाद में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा बढ़ाया है और चीन तब से वहीं बना हुआ है जहां वो था। मेक इन इंडिया लॉन्च होने के बाद भारत का औसत 16% से गिरकर 13% पर आ गया है। इसमें बांग्लादेश की सफलता का राज कपड़ा बना है, जिसमें उसने अधिक कर्मचारियों, खासकर महिला कर्मियों के जरिए तेज़ी से उत्पादन और निर्यात बढ़ाया है। पिछले 2 दशकों में भारत को एक उभरती आर्थिक शक्ति के तौर पर दुनिया में पहचान मिली थी। भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीन और साउथ कोरिया के विकल्प के तौर पर देखा जाने लगा था। 2014 में सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी भी भारत की क्षमताओं में भरपूर विश्वास दिखाते रहे। मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया इसी विचार को आधार बनाकर शुरू की गई योजनाएं थीं। इन सभी का मकसद देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर दुनिया पर अपनी छाप छोड़ना था। पिछले साल भी जब कोरोना ने दुनिया भर के इंडस्ट्रियल इलाकों पर बहुत बुरा प्रभाव डाला, तब पीएम मोदी ने इसे अवसर मानते हुए आत्मनिर्भर भारत का विचार सामने रखा और मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड का नारा दिया। अब सरकारी आंकड़ों में भारतीय रिफाइनरियों में कम कच्चे तेल रिफाइन किए जाने से साबित होता है कि तमाम कोशिशों के बाद भी दूसरी लहर ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को धीमा कर दिया है। कैपिटल वाया ग्लोबल रिसर्च में हेड ऑफ रिसर्च गौरव गर्ग कहते हैं, फिलहाल कंपनियां पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रही हैं क्योंकि कई राज्यों ने आंशिक लॉकडाउन लगा रखा है और केवल आधे कर्मचारियों के साथ काम करने की छूट दी गई है। आर्थिक शक्ति बनने के अपने लक्ष्य के दौरान भारत ने पिछले सालों कई आर्थिक मोर्चे पर तेज तरक्की भी की है। पिछले साल केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने बताया था कि खरीद क्षमता के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर का देश बन गया है, जिससे आगे सिर्फ अमेरिका और चीन है। भारत ने वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 की रिपोर्ट में भारत दुनिया में 63वें स्थान पर आ गया था। ऐसे ही आंकड़े ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से भी सामने आए थे, जिसमें भारत ने 4 पायदान की छलांग लगाई थी और 48वें स्थान पर पहुंच गया था। वहीं दूसरी ओर दुनिया का दूसरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में 107 देशों के बीच 94वें पायदान पर था, यानी खतरनाक भुखमरी के स्तर पर। वही यूएनडीपी की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देश का नंबर 181वें देशों में 131वां था। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में 34.7% से ज़्यादा बच्चे भुखमरी और कुपोषण से पीड़ित हैं। इसी तरह 2019-20 के लिए हम हुए 5वें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 के मुताबिक पिछले 5 सालों में भारत में बच्चों के अंदर कुपोषण की दर बढ़ी है। ख़ास बात यह है कि NFHS 5 कोरोना प्रसार से पहले कराया गया सर्वे है और ये डर पैदा करता है कि अब ये स्थिति और भी ख़राब हो चुकी है। मायरा के मुताबिक आप इतने बड़े संकट को केंद्रीय स्तर पर ही नहीं संभाल सकते, अब हमें इसके हर छोटे बड़े प्रभाव के बारे में भी सोचना होगा। अगर आप फिनलैंड, न्यूजीलैंड, ताइवान जैसे देशों को देखें तो वे इस तरह से सोचकर नीतियां बनाते हैं कि हमें भी मजबूत अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए महामारी के बाद ऐसा करना होगा। वहीं कोरोना की दूसरी लहर में भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं की लचर स्थिति भी दुनिया के सामने आ गई है। गांवों में लोगों को शिकार बनाते कोरोना के साथ उत्तर भारत की नदियों में तैरती लाशें भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। दुनिया में ये सवाल उठाया जा रहा है कि जब कोई देश अपने नागरिकों की रक्षा करने में नाकाम है तो क्या उसे इतने बड़े आर्थिक स्वप्न देखने चाहिए। जानकार कहते हैं, किसी देश को कई पैमानों पर परख कर ही समृद्ध माना जाता है और सिर्फ आर्थिक तरक्की समृद्धि का पैमाना नहीं हो सकती। भारतीय योजना आयोग
नीति आयोग के पूर्व सदस्य अरुण मायरा कहते हैं, हम एक देश के तौर पर जैसी आर्थिक महत्वाकांक्षाओं का शोर मचाते आए हैं उनका बोझ नहीं उठा सकते। देश की आर्थिक महत्वाकांक्षा लोगों को स्वास्थ्य और सम्मान भरी जिंदगी देने की होनी चाहिए। 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ये महत्वाकांक्षा कूड़े के ढेर में फेंक दी जानी चाहिए। इस बात पर ज़रा गौर करिए। 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ये महत्वाकांक्षा कूड़े के ढेर में फेंक दी जानी चाहिए और एक असली अर्थव्यवस्था बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए। एक मज़ेदार बात यह भी है कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिन देशों में अपने लोगों की सामाजिक स्थिति में सुधार किया वहां आर्थिक विकास अपने आप हुआ। सामाजिक संस्था लेबरनेट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की चेयरमैन और को फाउंडर गायत्री वासुदेवन चेतावनी देती हैं, देश की क्षमता निर्माण हर व्यक्ति को ध्यान रखकर ही होता है। इसके लिए सरकार की सामाजिक सुरक्षा की नीतियों के जरिए ही हर व्यक्ति के जीवन के लिए बेहद ज़रूरी स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण सुनिश्चित किया जा सकता है। तब तक ये सरकारी नीतियों से ही संभव है। जब तक वॉलंटियर, स्थानीय प्रशासन, एंटरप्रेन्योर का कमाई बढ़ाने के तरीके लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के काबिल नहीं होते। हालांकि अब भी कुछ जानकार भारतीय स्थिति को अवसर के नज़रिए से देख रहे हैं। ल्यूमिस पार्टनर के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर रोहित भयाना कहते हैं, हम जिन स्थितियों से गुजर रहे हैं वे दुर्भाग्यपूर्ण हैं, लेकिन ये एक आपदा है। कोरोना ने हमारे देश को सिखाया है कि स्वास्थ्य सेवाएं, पानी और हवा आदि कितनी ज़रूरी चीज़ें हैं। ऐसे में कोरोना ख़त्म होने के बाद भी इन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अपने दूरगामी लक्ष्यों को देखते हुए भारत को स्वास्थ्य के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं विकसित करने की ज़रूरत है। महामारी के समय ऑक्सीजन की जैसी भारी कमी देखी गई, वो देश के स्वास्थ्य सेक्टर में और निवेश किए जाने की ज़रूरत को दिखाती हैं। जानकार ये भी कहते हैं कि हर देश के सामाजिक आर्थिक ढांचे भी अलग अलग होते हैं। जो देश महामारी से अच्छे से निपट सके उसके पास अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं और कम जनसंख्या थी, जबकि भारत के पास कोई मजबूत स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थीं और जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी। भयाना कहते हैं, कोविड ने हमें वहां चोट पहुंचाई जहां हम सबसे कमज़ोर थे। स्वास्थ्य सुविधाएं के ढांचे के मामले में उनके मुताबिक हमारा स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा हमेशा से ही कमज़ोर रहा है और इसमें पिछले दशकों में इसमें बेहद कम निवेश हुआ है। हमने इसमें जीडीपी का करीब 3.5% निवेश कर रहे थे। इस तरह हम उन ब्रिक्स समूह के वो देश बन गए थे जो अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं पर सबसे कम पैसा खर्च करता है। जब हम इन विकासशील देशों के सामने नहीं ठहर पा रहे हैं तो हमारी विकसित देशों से क्या बराबरी होगी। भयाना के मुताबिक ये सवाल ऐसा है कि पहले अंडा आया या मुर्गी, क्योंकि हम भारतीयों का ध्यान सामाजिक और मानवीय मुद्दों पर नहीं है, लेकिन हमें ग्रोथ चाहिए। लेकिन ये ग्रोथ ही है जो हमारे जीवन स्तर को उठाने में मदद कर सकती है। ये बात स्पष्ट हो जाने के बाद हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी मूलभूत सामाजिक मानवीय जीवन के लिए ज़रूरी और भौतिक सुविधाओं को सही करें। चाहे जो भी सरकार सत्ता में रहे, उन उद्देश्यों के लिए हमें अगले 10 से 15 सालों तक अपने संसाधन समर्पित कर देने चाहिए। ये भारत के लिए वैसा ही दौर है जैसा 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका का था, जब वहाँ कहा जाता था पहले अमेरिका सड़कें बनाएगा, फिर सड़कें अमेरिका को बनाएंगी। पूरी दुनिया में माना जाता है कि आर्थिक शक्ति बनना एक लंबी प्रक्रिया है और इसमें कई वजहें शामिल होती हैं। इसका कोई शॉर्टकट भी नहीं है। सब नवीस के मुताबिक इसके 6 तरीके हैं। पहला, हमें लगातार अपनी ग्रोथ के आंकड़ों को स्थिर रखना होगा। दूसरा, हमें ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया में शामिल होना होगा और किसी खास उत्पाद का प्रमुख निर्यातक बनना होगा। तीसरा, हमें निवेशकों को भारत में अच्छा बिजनेस का माहौल देना होगा ताकि वे निवेश करने के लिए आकर्षित हों। चौथा, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया सही से काम करे और लोगों की भावनाओं का सम्मान हो। पांचवां, हमें गरीबों की भलाई के लिए मजबूत और सकारात्मक ढंग से सोचकर योजनाएं चलानी होंगी। छठा है, हमें दुनिया के साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे जिनमें पड़ोसियों को प्राथमिकता देनी होगी। हमने पहले ही WTO में उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सम्मानजनक जगह बनाई है, हमें उसे बढ़ाना होगा, आत्मविश्वास बढ़ाना होगा। नमस्कार।